2. प्रजा के दुख दर्द को समझने वाला राजा। पुणे परगना शिवाजी के पिता श्री शहाजी की जागीर थी। दादाजी कोंडदेव की देखरेख में अल्पायु में ही शिवाजी द्वारा परगने का कार्यभार संभालने की व्यवस्था की गई। ये परगना मुगल और आदिलशाही के बीच का सीमा प्रदेश था। इस क्षेत्र से बार बार एक दूसरे पर हमले होते रहते थे। नगर और गांव जलकर राख के ढेर बन जाते थे, बस्तियां उजड़ जाती थीं। इसका उल्लेख सभासद बखर नामक प्रसिद्ध पुस्तक में है। बस्तियां उजड़ गई थी और जंगल फैल गए थे, जिसमें लोमड़ियां, सियार और अन्य जंगली जानवर भर गए थे। कृषि और कृषकों की ऐसी दीनहीन अवस्था की पृष्ठभूमि में शिवाजी और दादाजी कोंडदेव क्षेत्र की व्यवस्था देखने लगे। उजाड़ गांवों को शिवाजी ने फिर से बसाया। जमीनें जोतने वालों को कृषि औजार और बीज देकर दोबारा कृषि करने के लिए प्रोत्साहित किया। जोत के अंतर्गत लाई गई नई जमीनों का लगान भी शुरू से 4-5 साल कम रखा गया। मनमर्जी की वसूली समाप्त कर जमीनों का नाप जोख लिया गया। नाप जोख के आधार पर लगान सुनिश्चित किया गया। केवल निर्धारित लगान ही उगाहने का आदेश दिया गया और उसे अमल में भी लाया गया। अकाल में लगान माफ कर दिया जाता। पैदावार ही नहीं होगी तो कृषक देगा कहाँ से, इस समझ पर कायम था शिवाजी का व्यवहार। इसके विपरीत अकाल में किसानों को सहायता दी जाती। ऐसी परंपरा चली आ रही थी कि महलों के मुहलगे और गांवों के मुखिया ही पंडित, पुजारी, पटेल, पटवारी, खातेदार, मिरासी, जमींदार आदि होते। उनके अधिकार क्षेत्र में महल और गांव आते थे और प्रजा से लगान वसूली उनके जिम्मे रहती थी। शासकीय अधिकारी प्रजा से सीधे साधे वसूली प्राप्त नहीं करते थे। इसकी पूरी जिम्मेदारी मुखियाओं आदि तथा जमींदारों पर थी। फलस्वरूप समस्त प्रजा इन मिरासियों के कब्जे में थी। प्रजा से वे मनमर्जी का महसूल झपट लेते। यदि किसी गांव से शासकीय बकाया 200 या 300 रुपए लेना होता तो ये मिरासी उस गांव की प्रजा से 2000 या 3000 रुपए वसूली उगाहते थे और इस प्रकार तलीरामगार अपने नशे पानी के लिए प्रजा को अकारण सताते, साथ ही शासन को भी नुकसान पहुंचाते। वे अपने गांवों में हवेली, बाखल, गढ़ी आदि बनवाकर सिपाही, चौकीदार और बंदूक तलवार रखकर अपनी शक्ति बढ़ाते। उनकी ये गैर कानूनी हरकतें शासकीय अधिकारियों के कानों तक पहुंची तो वे भी उनसे ज्यादा सरकारी लेनदारी वसूलने लगे। परंतु कई मुखिया आदि शक्तिशाली जमींदारों के कानों पर जूं नहीं रेंगती। मामला तूल पकड़ने पर लड़ने भिड़ने की नौबत आ जाती। ऐसी व्यवस्था के फलस्वरूप चौतरफा बदमाशों, लुटेरों की रेल पेल मच गई थी। ऐसी अवस्था में शिवाजी ने खेतीहर महसूल पर निम्नलिखित प्रकार से नियंत्रण लागू किया। स्वराज के अंतर्गत आने वाली सभी भूमि की नाप जोख कर उसे जोतने वालों के नाम कर दिया गया, जिसका लेखा जोखा महल प्रमुख के कार्यालय में रखा जाता। जमीन नापने के लिए लकड़ी बनाई जाती थी। वह 5 हाथ 5 मुट्ठी लंबी रखी जाती थी। 1 हाथ की लंबाई 14 तसु रहती। लकड़ी की लंबाई 82 तसु थी। 20 लकड़ियों का 1 बीघा और 120 बीघा की 1 चावर। ये मान्यता प्राप्त नाप था। प्रत्येक बीघे में कितनी पैदावार होगी ये खड़ी फसल देखकर निश्चित किया जाता। पैदावार के 5 भाग करके 3 भाग उत्पादक कृषक को और 2 भाग सरकार को दिए जाने का करार था। सरकारी देनदारी अनाज या नकद रुपयों में होती थी। सूखा आदि विपत्ति में किसानों को खुले हाथों कर्ज दिए जाते। कर्जे की ये रकम 4 या 5 सालों में वार्षिक किश्त के रूप में प्रतिदेय थी। बगैर जोत की जमीनें यदि प्रजा को देनी होती और यदि उसके पास ढोर जानवर ना होते तो उसे बीज दिए जाते और फसल तक जीवन निर्वाह के लिए अनाज और पैसा दिया जाता। 2-4 साल में उसे वापस लिया जाता। इस प्रकार के करार पर जमीनें दी गईं और अधिकांश उपजाऊ भूमि जोत के अंतर्गत लाई गई और पैदावार का अंदाजा लगाकर प्रजा पर कर निर्धारित किया गया। अधिकारियों को कठोर आदेश थे कि किसी पर अत्याचार न हो। ठेकेदारों और जमींदारों की मनमानी पर महाराजा ने रोक लगा दी। जनता से वसूली के काम के लिए भी सभी स्थानों पर अधिकारियों को नियुक्त किया। भूतपूर्व जमींदार और मिरासी प्रजा को बिल्कुल परेशान न करें, इसलिए उन्हें पूर्व शासन में जितना मिलता था उसी के अनुपात में प्रतिवर्ष वेतन देना तय हुआ। वे उसे प्रत्यक्ष रूप में प्रजा से वसूल नहीं कर सकते थे। सरकारी आय का ये निश्चित अंश उन्हें किसी प्रकार की जिम्मेदारी सिर पर न होने पर भी दिया जाता था। इसके लिए उन्हें प्रतिवर्ष स्वीकृति प्राप्त करनी पड़ती थी। फलस्वरूप उन पर पूरा दबाव पड़ा और प्रजा भी उनकी पकड़ से साफ बच गई।
वह आज़ादी और चैन से रहने लगी। प्रजा को नीलामी में जकड़ने वाले इन मुखियाओं, पंडों और ग्राम अधिकारियों की हवेलियां, बाखले और गढ़ियों के परकोटे तोड़ डाले गए और आदेश दिया गया कि वह साधारण प्रजा की तरह सीधे साधे मकान बनाकर रहें। तो फिर किसानों और उनकी खेती के रक्षक राजा के प्रति प्रजा में प्रेम क्यों नहीं उत्पन्न होता? शिवाजी का शासन कायम रहे और फले फूले, प्रजा ऐसा क्यों नहीं सोचती? और फिर ऐसी किसान प्रजा का नाजुक सा बालक खबरदार यदि क्यों नहीं कहता? प्रजा राजा के साथ कैसा व्यवहार करती है, यह राजा के प्रजा के प्रति बर्ताव पर निर्भर करता है। राजा प्रजा का 1 गुना हित देखता है तो प्रजा राजा का 10 गुना हित देखती है। शासन को अपनी व्यक्तिगत संपत्ति न मानकर शासक उसे जनता की अमानत मानते हैं तो जनता उसे अपना शासन मानती है। और इसके विपरीत, जनता कुछ नहीं है, शासन हमारे बाप दादा से मिली हुई निजी संपत्ति है, शासक जब ऐसा सोचता है तो विश्व इतिहास साक्षी है कि ऐसे राजाओं को उखाड़ फेंका जाता है। शिवाजी और महिलाओं की प्रतिष्ठा। शिवाजी के चरित्र की कुछ बातें विवाद से परे हैं, इस संबंध में किसी के मन में रंच मात्र शंका नहीं है। परंतु इस बात की महत्ता को सभी ने ठीक से समझा है, ये नहीं कहा जा सकता। महिलाओं की प्रतिष्ठा के संबंध में छत्रपति शिवाजी महाराज का दृष्टिकोण ऐसी ही एक बात है। शिवाजी महाराज के युग और सामंतशाही के पूरे दौर में महिलाओं की प्रतिष्ठा और विशेषकर गरीबों की महिलाओं की इज्जत का कोई मूल्य नहीं था। राजे रजवाड़े और राजकुमारों की बात जाने दीजिए। सरदार, वतनदार, जमींदार, मुखिया, पटेल आदि का ये दृष्टिकोण था कि गरीबों की बहू बेटियां उनकी उपभोग्य वस्तुएं हैं। दिन दहाड़े उनकी इज्जत लूटी जाती थी और उनके विरुद्ध कहीं फरियाद की अपेक्षा नहीं थी। न्याय जिनके हाथ में था वही इज्जत लूटते थे। इन लुटेरों को मान सम्मान और उपाधियां मिलती थीं। ऐसे युग में इस विषय पर शिवाजी का दृष्टिकोण बिल्कुल भिन्न था। रांझा के पटेल का प्रकरण प्रसिद्ध है। ग्राम प्रमुख पटेल ने गरीब किसान की जान जवान बेटी का दिन दहाड़े सबके सामने अपहरण किया और उसे अपमानित किया। अपमानित जीवन जीने की अपेक्षा उसने मौत को ठीक समझा। परिणाम स्वरूप उसने आत्महत्या कर ली। सारा गांव दुखी हुआ परंतु चुप्पी साधे रहा। शिवाजी तक ये बात पहुंची। पटेल को पकड़कर पुणे लाया गया और उसके हाथ पैर तोड़ने की सजा सुनाई गई। केवल सुनाई नहीं गई अपितु इस पर अमल भी किया गया और समस्त प्रजा घोर आश्चर्य में डूब गई। गरीब लड़की की इज्जत के एवज में ठेकेदार पटेल को हुई कठोर सजा को देखकर प्रजा शिवाजी पर न्यौछावर हो गई और प्रजा की प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए शिवाजी जो कार्य कर रहे थे उसकी पूर्ति हेतु मरने मारने को तैयार हो गई। जिनके बलबूते पर शासन चलाना है उन ठेकेदारों पर दया माया न दिखाने के लिए कठोर न्याय निष्ठा की आवश्यकता थी। शिवाजी के पास वह थी, इसलिए प्रजा उनके कार्य में सहयोगी थी। आज भी गांव देहात और शहरों में भी गरीब प्रजा की बहु बेटियों पर अत्याचार और बलात्कार होते हैं, परंतु शिवाजी के उत्तराधिकारी कहलाने वाले और उठते बैठते शिवाजी के नाम की माला जपने वाले क्या कर रहे हैं? क्या अत्याचार करने वालों को सजाएं होती हैं? हाथ पैर तोड़ना तो छोड़िए, क्या मामला न्यायालय में भी पहुंचता है? अत्याचारी जितना बड़ा ठेकेदार, जितना बड़ा धनवान होता है, उतनी जल्दी उसकी रिहाई होती है या फिर उसकी गिरफ्तारी ही नहीं होती। इसलिए जनतंत्र में भी शिवाजी को याद किया जाता है। रांझा के पटेल वाली घटना अपवाद नहीं है, ऐसे और भी कई उदाहरण हैं। सन 1678 में सकूजी गायकवाड़ नाम के सेनापति ने बेलवाड़ी किले को घेर लिया। उस किले की किलेदार सावित्रीबाई देसाई नाम की एक महिला थी। वह वीरांगना महिला 14 दिन तक लड़ती रही, परंतु अंत में सकूजी ने किले पर विजय प्राप्त की और विजयोन्माद में तथा बदले की भावना से सावित्रीबाई से बलात्कार किया। ये समाचार सुनकर शिवाजी क्रोधाग्नि में जल उठे। उन्होंने सकूजी गायकवाड़ की आंखें निकलवाकर उसे जीवन भर के लिए कैद खाने में डलवा दिया। अपनी ही सेना के विजयी सेनापति ने शत्रु महिला से बलात्कार किया था, इस आधार पर भी कोई दया माया नहीं दिखाई। कारण शिवाजी मानते थे कि महिलाओं की प्रतिष्ठा बिना किसी भेदभाव के कायम रहनी चाहिए। कल्याण के सूबेदार की बहू को दरबार में प्रस्तुत किए जाने, उसके संबंध में अशोभनीय बातें न बोलकर और उसके साथ दुर्व्यवहार न करके उसे साड़ी चूड़ी पहनाकर वापस भेजने की कहानी तो कई रचनाओं की विषय वस्तु बनी है।
मुसलमान शत्रु की जान जवान और सुंदर बहू को देखकर उन्हें अपनी माता का स्मरण हो आया। यदि मेरी माताजी भी इतनी ही सुंदर होती तो क्या होता। ऐसे उद्गार प्रकट करने के लिए उज्ज्वल चरित्र और स्वस्थ सौंदर्य बोध चाहिए। वर्तमान टटपूंजे तथाकथित शिवाजी भक्त ठेकेदारों और राजाओं के सामने यदि कोई सुंदर महिला आई होती तो उन्होंने क्या कहा होता और क्या किया होता, इसकी कल्पना कीजिए। तब आप शिवाजी के सच्चे और झूठे अनुयायियों में अंतर कर पाएंगे। युद्ध में अथवा लूटपाट के समय मुसलमान या हिंदू महिला के सामने पड़ने पर उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाया जाना चाहिए, उन्हें तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ऐसे आदेश शिवाजी ने दे रखे थे और उनका पालन होता था। उस युग में ये आम प्रथा थी कि युद्ध में जाते समय हिंदू और मुसलमान राजे रजवाड़े, इनामदार, जनान खाने, दास दासियां, नाचने गाने वालियां आदि अपने साथ ले जाते थे। दूसरे प्रदेश की महिलाओं को गुलाम बनाने और उन्हें भ्रष्ट करने का चलन था। ऐसे समय में ये सख्त निर्देश जारी किया गया कि मुहिम पर कूच करते समय दासियों या नाचने गाने वालियों को साथ ले जाना मना है। किसी भी महिला को दासी बनाया जाना सहन नहीं किया जाएगा। 21वीं शताब्दी के द्वार पर खड़े भारतीय प्रगतिशील और न्यायप्रिय राज्य महाराष्ट्र में आज भी महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहे हैं और उन बलात्कारों को अनदेखा करने वाले, बल्कि बलात्कारियों को शरण देने वाले शिवाजी के नाम का जयगान करते हैं और अपने आप को शिवाजी का उत्तराधिकारी बताते हैं। सोचिए, यदि आज शिवाजी होते तो इन भक्तों के साथ कैसा व्यवहार करते। शिवाजी और राजकाज की भाषा। भारत में भाषावार राज्यों को कायम हुए 37 साल हो गए। भाषा आधारित राज्य के रूप में महाराष्ट्र के निर्माण को भी 30 साल हो रहे हैं, परंतु अभी भी महाराष्ट्र में राजकाज अंग्रेजी में चलता है। जिस उद्देश्य से भाषावार राज्य कायम हुए थे, वह उद्देश्य क्या अभी तक प्राप्त हो सका है? 150 साल तक लड़कर अंग्रेजों को समुद्र पार भगा दिया गया, परंतु जो साहबी भाषा सर चढ़ी वो आज तक कायम है। आज भी देशी साहब अंग्रेजी में ही बात करते हैं और अंग्रेजी बोलने में प्रतिष्ठा मानते हैं। जिसे अंग्रेजी नहीं आती और ठीक से नहीं आती उसे गंवार समझा जाता है। शिवाजी के काल में राजकाज की भाषा मुख्य रूप से फारसी थी। कोई भी भाषा अच्छी या बुरी नहीं होती, परंतु लोग फारसी समझते न थे। स्वाभाविक ही है कि समझ में ना आने वाली भाषा में राजकाज प्रजा को अपना प्रतीत नहीं होता था। क्या कुछ हो रहा है ये समझ में नहीं आता था। प्राकृत में कामकाज शुरू किया गया तो लोगों ने उसे हाथों हाथ अपनाया। शिवाजी के शासन को जनता अपना समझने लगी। शिवाजी और प्रजा। जिस प्रकार शिवाजी महाराज का प्रजा के प्रति, सामान्य गरीब जनता की बहु बेटियों के प्रति दृष्टिकोण समकालीन दूसरों की अपेक्षा भिन्न था, उसी प्रकार प्रजा की संपत्ति से संबंधित दृष्टिकोण भी सर्वथा भिन्न था। उस समय ये परिपाटी थी कि प्रजा की संपत्ति यानी बलवान द्वारा लूटने योग्य वस्तु। उस समय निरंतर युद्ध होते रहते, पैदल और घुड़सवार सेना इधर उधर आती जाती रहती। ये सेना गांवों से गुजरती या वहां पड़ाव डालती तो प्रजा की संपत्ति का क्या हश्र होता था। घुड़सवार सेना खड़ी फसल में से तूफानी गति से गुजरती थी। साल भर की मेहनत पसीने से सींची गई कटने के लिए तैयार फसल देखते ही देखते जमींदोज हो जाती। खेत जिस राज्य में पड़ते उसी राजा की सेना ऐसा करती थी, तो फिर शिकायत किसके पास की जाती और कौन न्याय करता। स्वयं के भाग्य को कोसते हुए चुपचाप रोने गिड़गिड़ाने के अतिरिक्त दूसरा कोई चारा नहीं था। सेना को मनमाने आचरण की छूट थी। ऐसे युग में शिवाजी ने सेना को आदेश दिए कि किसी भी मुहिम के दौरान सेना की कोई भी टुकड़ी किसान की खड़ी फसल में से ना गुजरे। किसी की फसल का नुकसान सहन नहीं किया जाएगा। कल्पना कीजिए, खड़ी फसल को बेरहमी से रौंदते जाने वाली और खड़ी फसल को मिट्टी में मिला देने वाली सेना देखते रहने की आदि प्रजा को सीधे रास्ते से जाने वाली और फसल को नुकसान ना पहुंचाने वाली शिवाजी की सेना देखने को मिली तो उन्हें कैसा प्रतीत हुआ होगा। प्रजा की फसल की देखभाल करने वाले राजा और आज्ञाकारी अनुशासित सेना के प्रति प्रजा ने क्या सोचा होगा। प्रजा ऐसा क्यों न समझती कि ये राजा, ये सेना और ये शासन उनका अपना है। उस जमाने में दूसरों द्वारा न केवल फसल को नुकसान ही पहुंचाया जाता था, अपितु जोर जबरदस्ती भी की जाती थी।
सेना और सेनानायक गांव में पड़ाव डालते तो क्या होता था? सेना के घोड़ों के लिए दाना पानी ग्रामीण प्रजा से वसूला जाता। गांव के लोगों को ही सेना का स्वागत सत्कार करना पड़ता। गांव के माल गुजार पटेल या पटवारी उनके पास जो कुछ हो निकाल लाते और पड़ाव डालने वालों के लिए खाने पीने का प्रबंध करते थे। सेना और सेना नायकों को लूट खसोट की आदत पड़ी हुई थी। ऐसी विपत्तियां प्रजा को सहन करनी पड़ रही थी। उस समय एक महामानव आता है और आज्ञा देता है, प्रजा की सब्जी के डंठल तक को हाथ लगाना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यदि सेना के घोड़ों के लिए दाना पानी की जरूरत हो तो नकद रकम देकर खरीदा जाना चाहिए। जनता को सेना के कारण तकलीफ नहीं होनी चाहिए। और केवल आज्ञा ही नहीं देता था, वरन उन्हें सख्ती से अमल में लाता। शिवाजी को प्रजा के दुख की असीम अनुभूति थी, जिसके कारण उन्हें जनता का विश्वास प्राप्त हुआ। आज ना तो वैसे सेना नायक हैं, ना वैसी घुड़सवार सेना, परंतु नए सरदार हैं। घुड़सवार सेना ना भी हो तो भी मोटर गाड़ियों का काफिला है। मुहिम पर ना भी हुए तब भी आज के ये नए सरदार मोटरों के काफिले के साथ निरीक्षण करने और जनसंपर्क के लिए गांव-गांव पड़ाव डालते हैं। आज इनकी नई टोलियां गांव-गांव में कैसा बर्ताव करती हैं? क्या स्वागत सत्कार में काम आई मुर्गियों के दाम मालिकों को मिलते हैं? क्या स्वागत सत्कार का व्यय पड़ाव डालने वाले सरदार अपने वेतन और आय में से देते हैं? क्या ग्राम सभा के पटेल पटवारी और छुटभइये नकद रकम से वस्तुएं खरीदते हैं? इन सभी के घरों और दफ्तरों में शिवाजी महाराज की तस्वीर टंगी रहती है और ये शिवाजी महाराज का जयघोष करते नहीं अघाते। शिवाजी से इन्होंने क्या शिक्षा ली है? इनके शिवाजी कैसे हैं और वास्तव में शिवाजी कैसे थे? प्रजा की सब्जी के डंठल तक को हाथ न लगाने की शिवाजी की आज्ञा के बारे में इन्हें क्या पता नहीं? स्वाधीनता की रक्षा के नाम पर भी प्रजा को आंच ना पहुंचे, इसके प्रति यह राजा बहुत ही चिंतित दिखाई देता था। रामचंद्र पंत अमात्य के आज्ञा पत्र में शिवाजी की राजनीति देखने को मिलती है। इस आदेश पत्र के विभिन्न आदेशों में उनकी सूझबूझ के स्पष्ट दर्शन होते हैं। उनके प्रजाधर्म, मन की कोमलता और सूक्ष्म दृष्टि के लिए उदाहरण स्वरूप निम्नलिखित आदेश देखिए। नौसेना खड़ी करने के काम में लकड़ी बहुत महत्वपूर्ण थी। उसके बगैर नौसेना का लंगर डालना मुश्किल था। उस समय जंगल घने थे और लकड़ी भी बहुतायत में उपलब्ध थी। फिर भी ये आदेश, स्वाधीन शासन में मौजूद आम कटहल के वृक्षों की लकड़ी नौसेना के लिए उपयोगी है, परंतु उन्हें हाथ न लगाने दिया जाए। वजह यह नहीं कि वृक्ष साल 2 साल में तैयार होते हैं, बल्कि इसलिए कि प्रजा ने उन वृक्षों को लगाने के बाद लंबे समय तक अपने बाल बच्चों की तरह उनकी देखभाल की है, और इनको काटने पर क्या उनके दुख की कोई सीमा होगी? यदि कोई वृक्ष सूखकर ठूंठ बन गया हो तो भी उसके स्वामी को समझा बुझाकर उसका मूल्य चुकाकर उसे संतुष्ट करके ही उसे काटा जाना चाहिए। राजवाड़े द्वारा लिखित खंड 8 में स्वयं शिवाजी महाराज के शब्द उद्धृत हैं। चिपलुन के समीप जब घुड़सवारों का पड़ाव पड़ा था, तब अधिकारियों के बर्ताव के संबंध में राजा कहते हैं, वर्षा ऋतु के लिए जतन से इकट्ठा की गई घास में यदि भोजन पकाने के लिए जलाए गए चूल्हे से अलाव अथवा हुक्के चिलम से आग लगती है और आपाधापी मच जाती है और घुड़साल तबाह होते हैं, तो इसका अर्थ ये माना जाएगा कि आप लोगों ने ही घोड़ों को मरवाया। ये उदाहरण देखिए। आपको पैसा दिया जाता है, जो चाहिए वह वस्तु कीमत चुकाकर बाजार से मंगवाएं। यदि ऐसा न करके प्रजा को कष्ट पहुंचाया गया तो प्रजा यही समझेगी कि आपसे तो मुगल भले। प्रजा के संबंध में ऐसा अपनापन उस युग में किसी भी राजा या सामंत द्वारा नहीं दिखाया गया। प्रजा के प्रति राजा का ये सरोकार स्पृहणीय था, इसलिए प्रजा की राजा के प्रति निष्ठा निराली थी। जिस युग में दूसरे राजाओं की सेना जनता को गुलाम समझती थी, प्रजा की संपत्ति को नुकसान पहुंचाकर लूटपाट करती थी, प्रजा की बहु बेटियों की इज्जत बेरहमी से लूटती थी, इस युग में शिवाजी महाराज की सेना क्यों प्रजा के साथ इतनी भलमनसाहत के साथ पेश आई? किस प्रकार इस सेना में यह बदलाव आया? इसका कारण क्या है? यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। अकेले शिवाजी महाराज के चरित्र में इस प्रश्न का उत्तर नहीं ढूंढा जा सकता। केवल उनके आदेश ही इस बदलाव का कारण थे, ये कहना भी अपर्याप्त है। अतः इस सेना की संरचना और ये सेना जिस ध्येय के लिए लड़ती थी, उसे भी ठीक से समझना होगा।
किसानों की सेना। उस युग में दूसरे राजाओं की सेना स्थायी सेना होती थी। युद्ध करना ही उनका पेशा था, आजीविका का साधन था। 12 मास ये सेना यही काम करती थी। घर बार से दूर, परिवार और खेत खलिहानों में कामों से अलग, सेना के सिपाही अपने में ही डूबे रहते थे। उन्हें किसी की परवाह नहीं थी। ऐसे में सिपाहियों की प्रकृति उद्दंड हो जाती थी। स्थायी सेना के विवाहित और बाल बच्चेदार सिपाही प्रजा की परवाह नहीं करते थे। प्रजा की संपत्ति और प्रतिष्ठा की परवाह करने की मानसिकता का उनमें अभाव होता था। शिवाजी की सेना स्थायी सैनिकों की सेना नहीं थी। कुछ खड़ी सेना थी जरूर, परंतु अधिकांश सिपाही खेतीबाड़ी का काम करते थे, बाल बच्चों के साथ रहते और सैनिक का कर्तव्य भी निभाते थे। दशहरे के दिन सीमा पार के प्रदेशों पर कब्जा करने हेतु निकल पड़ना और अक्षय तृतीया के दिन घर वापस लौटकर खेतीबाड़ी का काम संभालना और बाल बच्चों के बीच रहना, ये आम परंपरा थी। खेत परिवार से इस प्रकार घनिष्ठ संबंध रखने वाले सिपाही की मानसिकता दूसरे किसानों के खेतों और संपत्ति की सुरक्षा की होती है, दूसरों की बहु बेटियों का सम्मान करने की होती है। दूसरों के खेत और फसल देखकर उन्हें अपनी फसलें याद आती हैं। दूसरों की बहु बेटियों को देखकर अपनी बहु बेटियों का स्मरण हो आता है और वे अत्याचार नहीं करते, नुकसान नहीं पहुंचाते और लूटपाट नहीं करते, किसी की इज्जत नहीं लूटते। कृषि के साथ निकट संबंध रखने वाला मनुष्य लुटेरा नहीं हो सकता। अतः ये बात बहुत ही महत्वपूर्ण है कि सेना का सिपाही समाज के किस स्तर से आता है, किस वर्ग से आता है। इसका एक दूसरा महत्वपूर्ण पहलू भी है। दूसरे राजाओं और सेना नायकों की सेनाएं लुटेरी थी। उनका ध्येय भी लूट करना ही होता था। उनका शासन कायम ही था लूट के लिए। तो फिर लूट नहीं करते तो और क्या करते? उनका एकमात्र उद्देश्य सैन्य शक्ति के बल पर ठाठ करना ही था। ये प्रजा की प्रतिष्ठा और संपत्ति की परवाह क्यों करते? शिवाजी के शासन का उद्देश्य, शिवाजी के सैनिक बने किसानों का उद्देश्य लूटना नहीं था। इसके विपरीत लूट को रोकना था। वर्षों से मची हुई लूट का, अन्याय का प्रतिकार करने के लिए कटिबद्ध यह सेना लूटपाट कैसे करती? जो अन्याय के प्रतिकार के लिए कृत संकल्प होते हैं, वे खुद अन्याय नहीं करते। इसका मतलब ये नहीं कि शिवाजी महाराज की सेना ने कभी भी और कहीं भी लूट नहीं की। उन्होंने दूसरे प्रदेशों में जाकर लूटपाट की थी। सूरत में की गई लूट के बारे में सब जानते हैं, परंतु ये लूट आवश्यकता समझकर, अपरिहार्य जानकर ही की गई थी। दूसरों की इज्जत को नहीं लूटा गया था। एक और भी मुद्दा इसमें समाहित है। अन्य राजा सैनिकों को वेतन नहीं, बल्कि वेतन के स्थान पर लूट का एक अंश देते थे। स्वाभाविक है कि सैनिक अधिक से अधिक लूट मचाते। अन्य राजाओं की लूट में से हिस्सा देने की रीति को शिवाजी ने त्याज्य घोषित किया। लूट का पूरा माल खजाने में जमा करने और सिपाहियों को निर्धारित वेतन देने की प्रथा शुरू की गई। परिणाम स्वरूप लूटपाट करने, अधिक से अधिक लूट मचाने में सिपाहियों का कोई निजी स्वार्थ नहीं रहा। लूट में माल मिले ना मिले, कम मिले या अधिक, सिपाहियों को वेतन मिल जाता था। अतः बगैर किसी कारण लूटपाट करने की ठाठ के लिए लूट मचाने की प्रवृत्ति खत्म हो गई। शिवाजी महाराज का निजी पाक चरित्र सोच समझकर निश्चित उद्देश्य की खातिर दिए गए स्पष्ट आदेशों की अवहेलना करने वालों के लिए निर्धारित कठोर सजाएं, उत्पादक किसानों के बीच से ही सेना की संरचना, कृषि और श्रम से सिपाहियों का घनिष्ठ संबंध, नकद वेतन के भुगतान की प्रथा और सबसे प्रमुख यानी अन्याय और लूट का प्रतिकार करने के उद्देश्य से प्रारंभ किया गया काम आदि, इन सब के कारण शिवाजी की सेना और अन्य राजाओं की सेना के बीच भिन्नता थी। साधारण प्रजा को शिवाजी महाराज की सेना लुटेरी सेना प्रतीत नहीं होती थी। इसके विपरीत लूट को प्रतिबंधित करने हेतु निकली हुई संरक्षक सेना प्रतीत होती थी। प्रजा सेना की सहायता करती थी और सेना प्रजा को सुरक्षा देती थी। सर्वसाधारण जनता के लिए शासन संचालन हेतु सेना और प्रजा के बीच घनिष्ठ संबंध आवश्यक होते हैं। जनता सेना से भयभीत ना हो, इसके लिए ऐसा प्रबंध करना पड़ता है कि सेना और जनता एक दूसरे की पूरक बने। सफलता तभी मिलती है। आधुनिक युग में भी जनता और सेना की ऐसी मिसालें मौजूद हैं। वियतनाम की मिसाल इसका ताजा उदाहरण है। वाणिज्य उद्योगों का संरक्षण। स्थानीय वस्तुओं का व्यापार बढ़ाने हेतु आयातित वस्तुओं पर भारी कर लगाकर स्वदेशी माल के लिए सुरक्षा प्रदान करने की नीति सभी आधुनिक देशों में प्रचलित है।
परंतु सामंती प्रथा के मध्य युग में भी ऐसा करारोपण करके शिवाजी महाराज ने स्पष्ट ही स्थानीय वाणिज्य उद्योग को प्रोत्साहन देने की नीति अपनाई। 6 दिसंबर 1671 को शिवाजी ने कोंकण प्रदेशांतर्गत कुणाल के प्रांत अधिकारी नरहरि आनंद राव के नाम एक पत्र लिखा था। उस पत्र में शिवाजी महाराज लिखते हैं, संगमेश्वर से आने वाला बाहरी नमक महंगा होना चाहिए, इस प्रकार का आयात कर लगाने का करार हो। यदि ऐसा कठोर कर न लगाया गया और इसमें छूट दी गई तो हमारे देशी उत्पादन बर्बाद हो जाएंगे, हमारे अपने बंदरगाह ठप हो जाएंगे। ये वास्तविकता है। अतः पत्र मिलते ही तुरंत समस्त दर्रे में भारी कर बढ़ाए जाएं। महाराज की दूरदृष्टि और सर्वव्यापी दृष्टि का ये एक और पहलू है। स्वराज्य की कृषि के साथ ही वाणिज्य उद्यमों की भी महाराज चिंता रखते थे। शिवाजी महाराज के शासन में महाराष्ट्र में डच व्यापारी व्यापार करते थे। उन्होंने व्यापार करने की अनुमति चाही थी। महाराज ने अनुमति प्रदान कर दी, परंतु कुछ प्रतिबंध लगाए। उनमें कर भी शामिल था। शिवाजी महाराज ने डच कंपनी को 24 अगस्त 1677 को करारनामा दिया। उसमें कहा गया था, जिंजी प्रांत के परिसर में डच कंपनी को व्यापार करने की अनुमति प्रदान की जा रही है। कुडलोर नामक स्थान पर डचों को अपने माल पर 2.5% कर जमा करना होगा। सभी आयातित और निर्यातित माल की पूर्व जानकारी दी जाने पर अधिकारीगण माल का पार्सल जांच पड़ताल के लिए नहीं खोलेंगे। हवलदार और अन्य अधिकारियों के पास उचित कर जमा किए बगैर कंपनी को माल का आधिपत्य लेने से रोका जाएगा। गुलामों के व्यापार पर प्रतिबंध। उपरोक्त अनुमति या करार में गुलामों के व्यापार को प्रतिबंधित करने वाली एक महत्वपूर्ण और अब तक उपेक्षित धारा इस प्रकार है। मुगल शासकों में बगैर किसी रोक टोक के महिलाओं और पुरुषों की गुलामों के रूप में खरीद बिक्री की आपको अनुमति थी, परंतु अब मेरे शासन में महिलाओं और पुरुषों की गुलामों के रूप में खरीद बिक्री की इजाजत नहीं। यदि आपने ऐसा करने का प्रयास किया तो मेरे लोग आपको रोकेंगे। इस धारा का अनिवार्यतः पालन अत्यावश्यक है। जिस युग में भारत में भी कहीं कहीं गुलामों का व्यापार प्रचलित था, भारतीय स्त्री पुरुष श्रमिकों को पकड़कर गुलाम बनाकर जबरदस्ती विदेश भेजा जाता था, उस युग में अपनी प्रजा के गुलाम के रूप में व्यापार पर शिवाजी महाराज ने प्रतिबंध लगा दिया। सर्वत्र और सभी प्रकरणों में प्रजा की हर प्रकार से रक्षा करना, ये शिवाजी महाराज के शासन का उद्देश्य था।